वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 40 और 40 पेज के ऊपर प्रथम पंक्ति ही चलेगी। तो पढ़ते हैं, न च एवं अपि वर्तमानता दशायां त्वं सुखी इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षता स्यात् इति वाच्यम न च वाच्यम इष्टत्वात्। ठीक है, तो इति वाच्यम न च वाच्यम यहाँ तक पूर्व पक्ष है। तो इति वाच्यम न च वाच्यम, न कहाँ से लाया? वाक्य के आरंभ में जो न है उसका अन्वय इधर वाच्यम के साथ होता है। ठीक है जी। तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि च एवं अपि, मेरा पंक्ति मतलब विषय यह चल रहा है, प्रत्यक्षत्व का लक्षण चल रहा है। और प्रत्यक्षत्व का लक्षण कल बनाया था क्या? वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्या भिन्न वर्तमान योग्य विषयावच्छिन्न चैतन्यम प्रत्यक्षत्व ज्ञानगत प्रत्यक्ष। क्या क्या? पुनः एक बार, वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्या भिन्न वर्तमान योग्य विषयावच्छिन्न चैतन्यत्वं ज्ञानगत प्रत्यक्षत्वम्। तो इस लक्षण में विषय का विशेषण दो दिए, एक वर्तमान और योग, एक दिया योग्य। तो वर्तमान यह विशेषण देने से क्या लाभ हुआ? स्मृति ज्ञान में जो अतिव्याप्ति हो रही थी वो नहीं होगी। और योग्य यह विशेषण देने से क्या लाभ हुआ? धर्माधिक का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, उस पे लक्षण जा रहा था, है कि नहीं? वो न जावे, इसलिए योग्य यह पद दे दिया। अब पूर्व पक्षी बोल रहा है कि न च एवं अपि, मिला? तो एवं अपि, एवं अपि, एवं अपि का क्या अर्थ होगा? एवं अपि, हाँ लिखिए, एवं अपि का अर्थ एवं बराबर कि एवं अपि बराबर योग्यत्वस्य विषय विशेषणत्वे अपि। योग्यत्वस्य विषय विशेषणे अपि। ठीक है, मतलब योग्यत्व यह विषय का विशेषण देने पर भी आपका जो लक्षण है उसमें दोष आएगा। क्या आएगा? तो पंक्ति को देखिए, च एवं अपि वर्तमानता दशायाम, वर्तमान काल में त्वं सुखी इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षता स्यात्। ठीक है, भाई समझ लीजिए, कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति है और वो सुखी है। कैसा है वो? सुखी है, सुखवान है। किंतु दूसरी किसी व्यक्ति ने उसको कहा, क्या कहा? कि त्वं सुखी, तू सुखी है। तो ये वाक्य प्रयोग हुआ। तो वाक्य से वो वाक्य उन्होंने सुन लिया सामने वाले ने, और सुनने के बाद उस सुनने वाले को ज्ञान उत्पन्न हुआ, क्या? अहम सुखी, मैं सुखी हूं। तो मैं सुखी हूं, इस ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहना चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्ष। यद्यपि यह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, क्यों? शब्द से जन्य है, किंतु आपके मत में इसको प्रत्यक्ष कहना चाहिए। आपके मत में, वेदांत मत में इसको प्रत्यक्ष कहना चाहिए शब्द से होने पर भी। क्यों? लक्षण घटित हो रहा है कि विषय कौन है यहाँ? सुख है कि नहीं? और सुखाकार वृत्ति, तो वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का और विषयावच्छिन्न चैतन्य का भेद है कि नहीं? जिस अंतकरण में वृत्ति है उसी अंतकरण में सुख है। तो वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का और विषयावच्छिन्न चैतन्य का क्या है? अभेद है। दूसरी बात, वो सुख इस काल में है कि नहीं उसको? तो मतलब वर्तमान काल में है विषय, सुख रूप विषय, और योग्य भी है, प्रत्यक्ष होने के लिए योग्य भी है। अतः पूरा लक्षण चला जा रहा है। तो किसी ने कह दिया तुम सुखी, इस वाक्य को सुनने के बाद सुनने वाले को जो ज्ञान होता है अहम सुखी, इस ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहना चाहिए। किंतु प्रत्यक्ष इसलिए
नहीं हो सकता कि आप शब्द से जन्य है, और शब्द रूप प्रमाण से, अनुमान रूप प्रमाण से जो जन्य होता है वो तो पूर्व पक्षी होता है। पूर्व पक्षी बोल रहा है, पूर्व पक्षी का सिद्धांत प्रत्यक्ष ज्ञान केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से ही होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण को छोड़कर अन्य प्रमाण से प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता नहीं है। अतः ये शब्द से उत्पन्न हो रहा है, शब्द रूप प्रमाण से, इसमें ये तो प्रत्यक्ष है ही नहीं, पूर्व पक्षी कह रहा है। किंतु तुम्हारे मत में इसको प्रत्यक्ष कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा लक्षण इसमें पूरा चला जा रहा है, अर्थात तुम्हारे लक्षण की अतिव्याप्ति हो रही है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी बोल रहा है। लग गए कि नहीं? तो पंक्ति देखिए पुनः, न च एवं अपि वर्तमानता दशायाम, वर्तमान काल में त्वं सुखी इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञानस्य, इत्यादि वाक्यजन्य जो ज्ञान, वो ज्ञान कौन सा भाई? उस ज्ञान का क्या आकार होगा? तो लिखिए ज्ञानस्य, इसके ऊपर उस वाक्य से जन्य जो ज्ञान रहेगा उसका क्या आकार? तो लिखिए ज्ञानस्य बराबर, ज्ञानस्य बराबर अहम सुखी इत्याकारक ज्ञानस्य, अहम सुखी इत्याकारक ज्ञानस्य। ठीक है, मतलब मैं सुखी हूं इस प्रकार को जो ज्ञान, ये भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। प्रत्यक्षता से आप तो क्यों उसको बोलेंगे पूर्व पक्षी को, क्यों ये प्रत्यक्ष होना चाहिए? तो वो क्या कहेगा? तुम्हारा लक्षण इसमें चला गया। क्या लक्षण? वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्या भिन्न वर्तमान योग्य विषयावच्छिन्न चैतन्यत्वम, यहां पर सब लक्षण चला गया है कि नहीं प्रत्यक्ष का। अतः इसको प्रत्यक्ष कहना चाहिए। लग गई इतना पंक्ति? स्यात् इति वाच्यम न च वाच्यम। अब सिद्धांती बोल रहे ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि इष्टत्वात्। कौन कह रहे? सिद्धांत। इष्टत्वात् मतलब ये हमको इष्ट ही है, स्वीकार नहीं है। क्या क्या स्वीकार है? हाँ, स्वम सुखी इत्यादि वाक्य के द्वारा सुनने वाले को उत्पन्न हुआ जो ज्ञान, शाब्द ज्ञान, अहम सुखी इत्याकारक ज्ञान, इस ज्ञान को हम प्रत्यक्ष मानते ही है। अतिव्याप्ति की क्या जरूरत है? अतिव्याप्ति वहां बोली जाती है जहां अलक्ष्य में लक्षण चला जाए। ये तो हमारे लिए प्रत्यक्ष ही है। तो बोलेंगे प्रत्यक्ष कैसे प्रत्यक्ष? ये तो शब्द से हुआ। तो उसका उत्तर देंगे आगे, क्या शब्द से हो चाहे किसी प्रमाण से हो, यदि वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का और विषयावच्छिन्न चैतन्य का अभेद हो जाता है तो प्रत्यक्ष होता है, चाहे वो किसी प्रमाण से हो। इससे हमको लेना देना नहीं है। लग गया जी? क्योंकि इंद्रियजन्यम प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष की व्याख्या हमारे मत में नहीं है। किसी प्रमाण से उत्पन्न हो, यदि वह वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य के साथ विषयावच्छिन्न चैतन्य का भेद हो रहा है, विषय योग्य है वर्तमान काल में, तो प्रत्यक्ष ही कहलाएगा। तो प्रत्यक्ष ही ज्ञान है। लग गया पंक्ति? इष्टत्वात्। इष्टत्वात् और एक शब्द लिखिए, प्रत्यक्षताया इष्टत्वात्। प्रत्यक्षताया इष्टत्वात्। ठीक है जी, मतलब वो प्रत्यक्ष ही हमको इष्ट है। कैसे? उदाहरण देकर समझा रहे सिद्धांती। दशमः त्वम् असि इत्यादौ सन्निकृष्ट विषये शब्दात् अपि अपरोक्ष ज्ञान अभ्युपगमात् हेतु दिया। क्यों प्रत्यक्ष है हमको? तो उदाहरण दिया और हेतु भी दिया आगे। तो उदाहरण क्या? दशमः त्वम् असि, है कि नहीं? तू दावा है, ऐसा किसी ने कहा, तब सुनने वाले को ध्यान हो जाता है मैं दावा हूं, तो उसके लिए प्रत्यक्ष है, शब्द से उत्पन्न हुआ है कि नहीं? कथा तो आप लोगों को पता है कि नहीं? कोई 10 लड़के थे, है कि नहीं, 10 लोग, और उनको कीर्तन सुनने के लिए जाना था। क्या हुआ? कीर्तन सुनने के लिए इंदौरीकर का कीर्तन था उस पार, और बीच में है गोदावरी जी नदी, गंगा जी, उस पार जाना है, रात का समय है, और जाने के लिए नाव नहीं है, पुल भी नहीं है, जाना तो है। वो बहुत जिद्दी को लोग हैं, जाना है, गर्मी के दिन, नदी में पानी है। अब क्या करेंगे? क्योंकि पुराने काल में 12 ही महीना नदी बहती थी, आजकल बंद हो गई। ठीक है,
अब कैसा जाए? तो उन लोगों ने क्या किया, अपने सब कपड़ा विपड़ा निकाल लिया और सिर को पकड़ते से बांध लिया और उसमें छलांग लगा ली, तैर के चली गई उस पार। किंतु उस पार जाने के बाद उन लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग 10 घर से निकले थे, 10 हैया नहीं, गिन लो। तो गिनना शुरू कर दिया, तो गिना तो 9 भरा। तो फिर उसने कहा दूसरे को तुम गिनो, तुम गिनो, तुम गिनो, सबने गिना। किंतु गिनते समय गलती ये हुई कि उन्होंने अन्य को गिनाया, स्वयं को गिनाया ही नहीं। तो हर बार कितने भरते थे? 9 भरते थे। तो वो बड़े बड़े चिंताग्रस्त हो गए, उदास हो गए, उसको अब कीर्तन में जाने का मन भी नहीं रहा। अब कुछ तो रोने भी लग गए, अब क्या करे, बड़ी दिक्कत हो गई। 10 थे, ये कहाँ बह गया होगा। अब उसके माँ को घर में जाकर क्या कहे, अब उसकी माँ हमको मारेगी, गाली देगी, अब होगा क्या, बड़ी दिक्कत, चिंता में लग गए। ठीक है ना। तो रो रहे थे, तो उतने में एक बगल से कोई आदमी जा रहा था। उसने सोचे बच्चे क्यों रो रहे, आया पास में और पूछा क्यों रो रहे। तो उसमें से एक ने कह दिया कि हम 10 घर से निकले थे और 9 भर रहे अभी, हो सकता है एक बह गया। तो बहुत होशियार था वो आदमी, उसने ऐसा ही नजर डालकर गिन लिया, तो 10 तो थी। तो फिर उसने कहा दशमः अस्ति, 10वां है। तो वाक्य ही है, किंतु इस वाक्य से उन लोगों को, सुनने वालों को 10वें का ज्ञान हुआ। किंतु ये कौन सा ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान है। क्योंकि उनको लगा 10वां है, ये कह रहा है तो जरूर, क्योंकि हमारे गांव का सरपंच है, झूठ तो बोलेगा नहीं। तो हो सकता है इधर उधर कहीं उसको मिला होगा, अड़क गया होगा 10वां व्यक्ति, तो रोना उनका बंद हो गया। तो परोक्ष ज्ञान में भी इतनी ताकत है कि रोना दुख दूर कर देता है। तो रोना रुक गया ना उनका, ठीक है कि नहीं। फिर पूछा कौन है 10वां, कहाँ है बताओ। तो फिर बोले एक लाइन में खड़े हो जाओ। तो सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। फिर कहा 1 2 3 4 9 चले गए। फिर पीछे वाले को कहा धक्का देकर, क्या थप्पड़ लगाकर कि तुम 10वां हो। अब दशमः त्वम् असि वाक्य ही है, वाक्य के द्वारा ही ज्ञान हुआ और सुनने वाले को भी ज्ञान हुआ, अहम दशमः अस्मि, मैं 10वां हूं। अब मैं 10वां हूं, यह ज्ञान उसको प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? प्रत्यक्ष है, मतलब अपरोक्ष है। तो वाक्य से भी अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है, यह हमारे लिए इष्ट ही है। फिर पूछेगी सिद्धांतियों को पूर्व पक्षी, क्या सभी जगह सभी वाक्यों से ज्ञान आपको अपरोक्ष ही होता है क्या? तो वो उत्तर देते नहीं नहीं, सब जगह नहीं होता है अपरोक्ष। जहां पर विषय सन्निकृष्ट हो, प्रमाता के साथ सन्निकृष्ट हो जाता है विषय, वहां पर शब्द से भी अपरोक्ष होता है, ये कहना है। पंक्ति देखिए, दशमः त्वम् असि इत्यादो सन्निकृष्ट विषये, मिला कि नहीं? सन्निकृष्ट विषय मतलब देखिए वहां पर उस पर एक शब्द प्रमातृ अभिन्न विषय, प्रमातृ अभिन्न, प्रमातृ अभिन्नार्थ विषय, प्रमाता के साथ अभिन्न है अर्थरूप विषय जहां पर, ठीक है, सन्निकृष्ट विषय। आगे चलिए, शब्दात अपि, मूल में आया कि नहीं? शब्दात अपि, शब्दात अपि का अर्थ लिखिए शब्द प्रमाणात अपि, शब्द प्रमाणात अपि। ठीक, चलिए, अपरोक्ष ज्ञान अभ्युपगमात, अभ्युपगमात स्वीकारात, स्वीकार करते हम लोग। तो शब्दादि प्रमाण से भी हम अपरोक्ष ज्ञान होता है इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन शब्द प्रमाण से कहा अपरोक्ष ज्ञान होता है? जहां पर विषय सन्निकृष्ट। अब जब कहा गया था कि त्वम सुखी, वहां पर भी सुख रूप विषय सुनने वाला जो प्रमाता उसके साथ सन्निकृष्ट था, इसलिए वो प्रत्यक्ष है, अपरोक्ष है। 10वां पुरुष भी सुनने वाले के साथ सन्निकृष्ट है, अतः उसका भी क्या है? अपरोक्ष है। लगे पंक्ति? हाँ, सन्निकृष्ट विषय शब्दात अपि अपरोक्ष ज्ञान अभ्युपगमात। मिला पंक्ति? आगे चलिए, अतः एव पर्वत वन्यमान इत्यादि ज्ञानमपि वन्यांशे परोक्षम पर्वतांशे अपरोक्षम। ठीक है, क्या बोलते हैं?
पंक्ति देखिए भाई, अतएव पर्वतो वन्यमान, जैसे अनुमान प्रमाण है। अनुमान प्रमाण क्या? पर्वतः वन्यमान धूमात् यो यो धूमवान स स वन्यमान यथा मानस, यह अनुमान प्रमाण है। और इससे ज्ञान उत्पन्न होता है कौन सा? अनुमिति ज्ञान। उस अनुमिति ज्ञान का आकार क्या है? पर्वतो वन्यमान। ठीक है, तो पर्वतो वन्यमान इस ज्ञान में भी पर्वत अंश में यह ज्ञान अपरोक्ष है और वन्य अंश में परोक्ष है, अनुमिति रूप है। लगे पंक्ति? तो पर्वत अंश में क्यों अपरोक्ष है? कि वहां पर विषय जो पर्वत उसका और प्रमाण जो वृत्ति उसका क्या हुआ है? एक देश में होगा, एक देश तत्व हो गया है। वृत्ति रूप उपाधि और पर्वत रूप उपाधि दोनों एक देश में हो जाती है। चक्षु के द्वारा वृत्ति निकलकर पर्वत तक जाती है और दो उपाधि एक जगह आने के कारण उपय चैतन्य का भेद ही है। अतः पर्वत अंश में प्रत्यक्ष और वन्य अंश में परोक्ष, वन्य अंश में परोक्ष। ठीक है, पंक्ति देखिए, अतएव, अतएव पदायना, अतएव का अर्थ लिखिए। अतएव मतलब प्रमातृ अभिन्नार्थ विषये प्रमातृ अभिन्नार्थ विषये प्रमातृ अभिन्नार्थ विषये प्रमाण मात्रस्य अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व, अपरोक्ष ज्ञान जनकत्वाभ्युपगमात् एव, अपरोक्ष ज्ञान जनकत्वाभ्युपगमात् एव। अपरोक्ष ज्ञान जनकत्वाभ्युपगमात् एव। ठीक है, चलो भाई अर्थ। प्रमातृ अभिन्नार्थ विषय, जहां पर प्रमाता के साथ विषय का क्या है? अभेद है, अभेद हो जाता है, एक देश स्थितत्व हो जाता है। वहां पर प्रमाण मात्र से, किसी भी प्रमाण से हो अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व, उस प्रमाण से अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। प्रमाण मात्र से अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व अभ्युपगमात्, इस बात का हम स्वीकार करते हैं। किसी भी प्रमाण से ज्ञान उत्पन्न हो रहा हो और उस ज्ञान का विषय प्रमाता के साथ सन्निकृष्ट हो और विषय योग्य हो, वर्तमान में हो, तो वहां का ज्ञान अपरोक्ष अर्थात प्रत्यक्ष। अतएव, मिला पंक्ति? तो पर्वतो वन्यमान इत्यादि ज्ञानम अपि, इत्यादि ज्ञानम अपि मतलब इत्यादि अनुमान जन्य ज्ञानम अपि, अनुमान प्रमाण से उत्पन्न ज्ञान पर्वतो वन्यमान इत्यादि ज्ञान भी, इत्यादि ज्ञानम अपि वन्य अंशे परोक्ष, वन्य अंश में क्या है? वो परोक्ष अनुमिति रूप है और पर्वत अंश है अपरोक्ष। क्यों? कारण ही तो दे रहे, पर्वतादि अवच्छिन्न चैतन्यस्य बहिर्निसृत अंतकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्याभेदात् हेतु दिया। क्यों अपरोक्ष है पर्वत अंश में? तो पर्वतादि अवच्छिन्न चैतन्य से, पर्वत अवच्छिन्न चैतन्य का अर्थात विषय अवच्छिन्न चैतन्य का, और बाहर की ओर निसृत निकली हुई जो अंतकरण की वृत्ति, तो वृत्ति चक्षु के द्वारा निकल कर पर्वत तक गई है। ठीक है कि नहीं? तो वहां पर वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का और पर्वत रूप विषयावच्छिन्न चैतन्य का क्या है? अभेद है। तो वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य अभेदात्, अभेद होने के कारण वह ज्ञान पर्वत अंश में प्रत्यक्ष है। अवच्छिन्न चैतन्य अभेदात्, अभेदात् पद है कि नहीं? अभेदात् के ऊपर एक छोटा वाक्य लिखिए, चैतन्य उपाध्यो हो चैतन्योपाध्यो हो एकदेशस्तत्वात्, एकदेशस्तत्वात् इति भावः।
चैतन्योपाध्यो एक देशस्तत्वात् इति भाव। ठीक है जी। चैतन्य की उपाधि जो दो है, पर्वत और वृत्ति, एक देश में आने के कारण। हो गया पंक्ति। अतएव, वही पंक्ति, अतएव पर्वतो वन्यमान इत्यादि ज्ञानम अपि, इत्यादि ज्ञानम अपि पद आया कि नहीं, उस पर एक उसका अर्थ लिखिए। इत्यादि ज्ञानम अपि बराबर पर्वतो वन्यमान इत्यादि इत्यादि अनुमान जन्य ज्ञानम अपि, अनुमान जन्य ज्ञानम अपि। ठीक है। तो पर्वत वन्यमान, ये ज्ञान उत्पन्न हुआ है, अनुमान प्रमाण से उत्पन्न हुआ है, तो अनुमान जन्य ज्ञानम। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। हो गया नहीं सब। तो वन्यांश परोक्षम, पर्वतांश परोक्षम, क्योंकि पर्वत आदि अवच्छिन्न चैतन्य से बहि निस्तृत अंतःकरण वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य से भेदा। आगे वन्यांशे तो पर्वत वन्यमान, यह ज्ञान वन्यांश में परोक्ष है, अनुमिति रूप, प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि वन्नी के साथ वृत्ति का भेद नहीं हुआ है। अनुमान प्रमाण से ज्ञान तो हुआ पर्वत वन्यमान, किंतु पर्वत क्या हूं, पर्वत के साथ जैसा वृत्ति का क्या हुआ है, अभेद हुआ है। वृत्ति वहां तक गई है पर्वत तक, उस प्रकार वन्नी के साथ वृत्ति का अभेद नहीं हुआ है, वन्नी तक वृत्ति गई ही नहीं है। देखिए आगे, वन्य अंशे तो अंतकर वृत्ति निर्गमन असंभवेन वन्यवच्छिन्न चैतन्यस्य प्रमाण चैतन्यस्य च परस्परम भेदा। ठीक है ना, पंक्ति देखिए सरल है। वन्य अंश में तो अंतकर वृत्ति का निर्गमन वन्य तक हुआ क्या, नहीं हुआ है। तो वृत्ति निर्गमन असंभव है ना, असंभव होने के कारण वन्यावच्छिन्न चैतन्य का और प्रमाण चैतन्य से, प्रमाण चैतन्य वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य, इन दोनों का अभेद हुआ है क्या, नहीं, क्योंकि वृत्ति वन्य तक गई ही नहीं है, पर्वत तक ही गई है केवल। तो देखिए अंतकरण, हाँ, अंतकरण वृत्ति निर्गमन असंभव है ना, वन्यावच्छिन्न चैतन्य से, वन्यावच्छिन्न चैतन्य का अर्थात विषयावच्छिन्न चैतन्य का और प्रमाण चैतन्य से मतलब वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का परस्परम भेदात, परस्पर भेद होने के कारण वन्यांश में वह ज्ञान परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं, अर्थात परोक्ष नहीं। तथा च अनुभव, अनुभव वैसा ही आता है क्या, पर्वतम पश्यामि वन्यम अनुमिनोमि। कोई भी व्यक्ति विश्लेषण करेगा उस ज्ञान का तो क्या करेगा, पर्वतम पश्यामि, पर्वत को तो मैं प्रत्यक्ष प्रमाण से आंख से देख रहा हूं, किंतु वन्यम अनुमिनोमि, वन्य की अनुमिति कर रहा हूं। तो पर्वतम पश्यामि वन्यम अनुमिनोमि इति लग गया। आगे न्याय मते तु पर्वतम अनुमिनोमि इति अनुव्यवसाय आपत्ति। ठीक है, देखो भाई, सिद्धांति कह रहे न्याय मत में, नैयायिकों के मत में क्या, तो नैयायिकों ने भी पर्वतो वन्यमान इस ज्ञान को पर्वत अंश में प्रत्यक्ष माना है और वन्यांश में अनुमिति रूप माना है, परोक्ष माना है। किंतु यदि कदाचित कोई पर्वत अंश में भी अनुमिति रूप ही मानेगा तो ऐसे मानने वाले के मत में पर्वतम पश्यामि ऐसा अनुव्यवसाय न होकर पर्वतम अनुमिनोमि ऐसा अनुव्यवसाय होना चाहिए। होता है क्या, नहीं। अतः पर्वत अंश में वो ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं को भी मानना पड़ता है और वन्यांश में परोक्ष। पंक्ति देखिए, न्याय मते तु, मिला पंक्ति, न्याय मते तु तो न्याय मते तो ये जो पंक्ति आई है उसके उत्तरनिका के रूप में एक छोटा वाक्य लिखिए। एवं पर्वत अंशे, एवं पर्वत अंशे ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वे, ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वे साधकम उपन्यस्य
साधकम उपन्यस्य बाधकम आह, बाधकम आह न्यायेति। ठीक, अर्थ देखिए। एवं इस प्रकार ऊपर कहे हुए के अनुसार पर्वत अंशे, पर्वत के बारे में ज्ञान से प्रत्यक्षत्व, ज्ञान प्रत्यक्ष क्यों है, इसका साधक क्यों है, ये बात बताई। क्योंकि वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का और विषयावच्छिन्न चैतन्य का, पर्वतावच्छिन्न चैतन्य का अभेद है, इसलिए प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्षत्व साधकम, जो साधक है, जो कारण है, उसका हेतु बता दिया उपन्यास्य। फिर बाधकम, यदि पर्वत अंश में ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं मानेंगे तो क्या बाधक, क्या आपत्ति आएगी, उसको बता रहे इस पंक्ति से। तो देखिए, न्याय मते तु पर्वतम अनुमिनोमि, मतलब जो कोई पर्वत अंश में भी अनुमिति रूप मानेगा, उसके मत में तो पर्वतम प्रपश्यामि ऐसा न होकर पर्वतम अनुमिनोमि ऐसा अनुव्यवसाय होना चाहिए, किंतु होता है क्या, नहीं। अतः पर्वत अंश में प्रत्यक्ष ही मानना पड़ता है। ठीक, न्याय मते तो पर्वतम अनुमिनोमि इति अनुव्यवसायापत्ति, अनुव्यवसाय की आपत्ति आती है। अनुव्यवसाय किसको कहते हैं, ज्ञान को विषय करने वाला ज्ञान, अर्थात ज्ञान का ज्ञान, अनुव्यवसाय। जैसे ज्ञान हुआ अयम घट, यह ज्ञान घट को विषय कर रहा है, अयम घट, इस ज्ञान का विषय क्या है, घट, ठीक है ना, घट का प्रत्यक्ष हुआ, किंतु अयम घट यह ज्ञान अप्रत्यक्ष रहा नैयायिक की प्रक्रिया के अनुसार। फिर उसका प्रत्यक्ष कब होगा, अयम घट इस ज्ञान का, उस ज्ञान को भी ग्रहण करने के लिए और एक ज्ञान आएगा तब। तो वो ज्ञान कौन सा, अनुव्यवसाय ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान, ऐसा ज्ञान कि जिस ज्ञान का विषय ज्ञान है उसको कहते हैं अनुव्यवसाय। तो उसका आकार हो जाता है क्या, घट ज्ञानवान अहम, घट ज्ञान, अब उस वाला मैं हूं, अर्थात ज्ञान का ज्ञान हुआ, लग गया कि नहीं, ते अनुव्यवसाय हुआ। ठीक है, तो न्याय मते तु पर्वतम अनुमिनोमि इति अनुव्यवसायापत्ति। ठीक है जी, आपत्ति प्राप्ति। तो इस पर लिखते एक वाक्य, एक टिप्पणी लिखते हैं, न्याय मते अपि ठीक है, चलो भाई, न्याय मते अपि पर्वतांशे ज्ञानम, पर्वतांशे ज्ञानम प्रत्यक्षम अस्ति। न्याय मते अपि पर्वतांशे ज्ञानम प्रत्यक्षम अस्ति, अर्धविराम। वन्यांशे, वन्यांशे परोक्षम, वन्यांशे परोक्षम अनुमिति रूपम अस्ति, अनुमिति रूपम अस्ति, पूर्णविराम। पर्वतांशे अपि, पर्वतांशे अपि ज्ञानम यदि अनुमिति रूपम स्यात्, ज्ञानम यदि अनुमिति रूपम स्यात्, अर्धविराम, तदा, तदा तत् अनुमिति रूपम गृह्णीयात्, अनुमिति रूपम गृह्णीयात्, अर्धविराम। ज्ञान ग्रहणाकारः च, ज्ञान ग्रहणाकारः च पर्वतम अनुमिनोमि इति, पर्वतम अनुमिनोमि, इसको उद्धरण चिन्ह में, पर्वतम अनुमिनोमि, उद्धरण चिन्ह बंद, इति स्यात्, इति स्यात्, पूर्ण विराम। न च तथा,
न च तथा न्याय मते अपि, न्याय मते अपि पूर्ण विराम। तस्मात् पर्वतांशे ज्ञानम प्रत्यक्षम एव, पर्वतांशे ज्ञानम प्रत्यक्षम एव पूर्ण विराम। अतः प्रमाणांतरेण अपि, प्रमाणांतरेण अपि प्रमात्राभिन्न अर्थ विषये, प्रमात्राभिन्न अर्थ विषये ज्ञान ज्ञान अपरोक्षम भवति एव, ज्ञानम अपरोक्षम भवति एव। हो गया? अर्थ देखिए भाई, न्याय मत्ते भी पर्वतांश में ज्ञान प्रत्यक्ष ही माना गया है और वन्यांश में परोक्ष है, अर्थानुमिति रूप है। ठीक, यदि कदाचित पर्वतांश भी ज्ञानम अनुमिति रूपम स्यात्, मतलब कहना क्या है, अपने मत के लिए पुष्टि कर दिया सिद्धांतियों ने कि हम तो पर्वतांश में प्रत्यक्ष मानते हैं, न्याय मत में भी पर्वतांश में प्रत्यक्ष है। यदि वो प्रत्यक्ष नहीं मानेंगे तो उनको पर्वत के बारे में पर्वतम अनुमिनोमी ऐसा व्यवसाय होना चाहिए, होता तो नहीं है, अतः वो भी प्रत्यक्ष ही मानते हैं पर्वत अंश में, जैसा हम भी मानते हैं। फर्क इतना है कि वो इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष मानते हैं और हमारे मत में वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद होने के कारण प्रत्यक्ष मानते हैं, इतना ही। ठीक है, तो पंक्ति देखिए भाई, तो पर्वतांशापि ज्ञानम यदि अनुमिति रूपम स्यात् तदा, तब तो तद अनुमिति रूपम गृह्णात, अनुमिति रूप से उसका ग्रहण होना चाहिए, अर्थात अनुव्यवसाय भी वैसे ही होना चाहिए। कैसा? तो ज्ञान ग्रहणाकार, उस अनुव्यवसाय का आकार ऐसा होगा फिर पर्वतम अनुमिनोमी इति स्यात्, न च तथा न्यायमते अपि, किंतु न्यायमत में भी वैसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी पर्वतांश में ज्ञान को प्रत्यक्ष ही माना है। तस्मात् पर्वतांशे ज्ञानम प्रत्यक्षम एव, पर्वतांश में ज्ञान प्रत्यक्ष ही है। अतः प्रमाणांतरेण अपि, इससे क्या सिद्ध हुआ कि वेदांत मत में अन्य प्रमाण से भी ज्ञान हो रहा है और उस ज्ञान का विषय प्रमाता के साथ सन्निकृष्ट है, तब तो वो ज्ञान प्रत्यक्ष ही है, भले अन्य प्रमाण से उत्पन्न हो रहा हो। ठीक है, अतः प्रमाणांतरेण अपि प्रमात्र अभिन्न, प्रमाता के साथ अभिन्न अर्थ यदि रहता है तो उस विषय ज्ञान अपरोक्ष ही माना गया है। लग गया पंक्ति? चलिए मूल में, तथा च अनुभव पर्वतम पश्यामि वन्यम अनुमिनोमि इति, न्याय मते तो पर्वतम अनुमिनोमि इति अनुव्यवसायापत्ति, यदि वो पर्वतांश में अनुमिति रूप मानेंगे तब, किंतु उन्होंने नहीं माना है, अतः उनके मत में वैसा अनुव्यवसाय नहीं होता है, प्रत्यक्ष है। ठीक है, चलिए आगे। तो क्या सिद्ध हुआ यहाँ तक? तो प्रत्यक्ष का लक्षण किया और वह प्रत्यक्ष केवल इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष ऐसी बात नहीं है, अन्य प्रमाण से भी प्रत्यक्ष हो सकता है, इस बात की सिद्धि हुई। जैसे शब्द से भी ज्ञान हुआ त्वम सुखी, तो सुनने वाले को हम सुखी ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ। दशमा त्वमसि, इससे भी सुनने वाले को हम दशमा अस्मि ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ। उसी प्रकार आचार्य यदि कहेंगे तत्वमसि, तो सुनने वाले को ज्ञान हो जाता है अहम ब्रह्म अस्मि, तो अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न हो जाता है वाक्य से भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, आगे की पंक्ति, असन्निकृष्ट पक्षक अनुमितौतु। अब ध्यान दीजिए, हाँ बात ये चलेगी अभी। तो अभी क्या कहा कि अनुमिति ज्ञान में, ध्यान दीजिए, पूर्व के विषय का आगे के विषय के साथ कैसे जोड़ते हैं देखिए। अभी क्या कहा ऊपर कि अनुमिति ज्ञान साध्य अंश में परोक्ष, साध्य अंश में, वन्य अंश में परोक्ष अनुमिति रूप, और पक्ष अंश में प्रत्यक्ष। पर्वतो निमान या अनुमिति ज्ञान उत्पन्न हुआ, पक्ष कौन है? पर्वत। तो पर्वत अंश में, पक्ष अंश में कैसा माना? प्रत्यक्ष माना। इसका मतलब सभी जगह
जहां जहां अनुमान करोगे और उससे अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होगा, तो सभी अनुमिति ज्ञान में यही रहेगा क्या क्या कि पक्षांश में प्रत्यक्ष और साध्यांश में परोक्ष। ऐसा ही है क्या? ऐसा कोई प्रश्न पूछेगा तो उसको उत्तर दे रहे नहीं, सब जगह ऐसा नहीं है। फिर कहा है ऐसा? तो जिस अनुमान में पक्ष प्रमाता के साथ आएगा नहीं सन्निकृष्ट हो जाता है वृत्ति के द्वारा, वहां पर तो पक्ष अंश में प्रत्यक्ष, और जहां पर पक्ष प्रमाता के साथ सन्निकृष्ट वृत्ति के द्वारा नहीं हो पाता है, वहां पर तो अनुमिति ज्ञान वो पूरा के पूरा परोक्ष ही रहेगा, पक्ष अंश में प्रत्यक्ष नहीं होगा। वही कह रहे आगे, असन्निकृष्ट पक्षक अनुमितौ तु मिला सर्वांशेपि ज्ञानम परोक्षम। ठीक है, असन्निकृष्ट पक्षक अनुमितौ मिला, तो उसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखिए, ननु एवं अनुमितौ ज्ञानम द्विरूपम चेत अर्धविराम पृथ्वी परमाणु गंधवान पृथ्वीत्वात् इत्यत्र अपि परमाणु अंशे ज्ञानम प्रत्यक्षम स्यात् इति अतः आह। अस्मिन् इति असन्निकृष्ट इति इसके अवतरणिका है ना, अर्थ देखिए भाई। पूर्व पक्षी बोल रहा है ननु से, ननु एवं अनुमितौ ज्ञानम द्विरूपम चेत, अनुमिति में ज्ञान दो प्रकार का है, द्विरूप है, दो अंश है अनुमिति ज्ञान में, है कि नहीं? पर्वतो वन्यमानी आका है कि नहीं? प्रत्यक्षत्व परोक्षत्व, उस प्रकार ननु एवं अनुमितौ ज्ञानम द्विरूपम चेत। फिर यहां पर भी जैसे हम अनुमान कर रहे हैं, पूर्व पक्षी बोल रहा है, क्या अनुमान कर रहा है वो? पृथ्वी परमाणु हूं, गंधवान पृथ्वीत्वात्, यह अनुमान। पक्ष पृथ्वी परमाणु, ये पक्ष हुआ। साध्य गंध, उसमें गंध की सिद्धि करनी है, हेतु पृथ्वीत्वात्। ठीक है, तो यहां पर जो अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होगा, पृथ्वी परमाणु गंधवान, ये अनुमिति ज्ञान। तो फिर यहां पर पक्ष कौन है? पृथ्वी परमाणु, तो भी आपको प्रत्यक्ष कहना चाहिए। जैसे उधर पर्वत को पक्ष प्रत्यक्ष कहा कि नहीं, ये प्रत्यक्ष कहना चाहिए। है क्या ऐसा? ये पूछ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। क्योंकि ज्ञान अनुमिति ज्ञान को द्विरूप कहा ना आपने, तो यहां पर भी फिर ऐसा ही है क्या, ये उसका कहना। तो पृथ्वी परमाणु गंधवान पृथ्वीत्वात् इत्यत्रापि, यहां पर भी परमाणु अंशे लगा, पक्ष कौन है? परमाणु, पृथ्वी परमाणु अंशे ज्ञानम प्रत्यक्षम से, प्रत्यक्ष होना चाहिए। ये पूर्व पक्षी बोल रहा है कि नहीं? तब उसको सिद्धांति उत्तर दे रहे नहीं, ऐसी बात नहीं है। सब जगह अनुमिति में पर्वत अंश में मतलब पक्ष अंश में प्रत्यक्ष ही रहेगा, ये बात नहीं। फिर कहा कौन से अनुमिति ज्ञान में पक्ष अंश में ज्ञान प्रत्यक्ष रहेगा, और कौन से अनुमिति ज्ञान में पक्ष अंश में ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं रहेगा, इसका निर्णय कर रहे। असन्निकृष्ट पक्षक अनुमितौ तु सर्वांश अपि ज्ञानम परोक्षम। जहां ऐसी अनुमिति हुई है, ऐसा अनुमान है, और उस अनुमान में ऐसा पक्ष है कि जो सन्निकृष्ट नहीं है, वहां पर तो पूरी अंश में ज्ञान कैसा? परोक्ष। और जहां पर पक्ष प्रमाता के साथ सन्निकृष्ट हो जाता है, तब तो प्रत्यक्ष। बात समझ में आई? पंक्ति देखिए, असन्निकृष्ट पक्षक अनुमितौ तु। असन्निकृष्ट पक्षक मतलब क्या? तो उस पर एक वाक्य लिखिए,
असन्निकृष्ट बराबर प्रमातृभिन्न आवृत्त इति यावत् आगे पक्ष बराबर साध्य विशिष्ट धर्मी यस्याम अनुमितौ सा असन्निकृष्ट पक्षकानुमिति तस्याम इत्यर्थः। विग्रह भी हो गया, विग्रह के साथ साथ कुछ शब्दों का अर्थ भी बता दिया। तो मूल पद है असन्निकृष्ट पक्षकानुमितौ। इसका मुख्य विग्रह क्या हो जाता है? असन्निकृष्ट पक्षः यस्याम अनुमितौ सा असन्निकृष्ट पक्षक अनुमिति तस्याम सप्तमी असन्निकृष्ट पक्षक अनुमितौ। ठीक है जी, देखिए क्या अर्थ लिखा। असन्निकृष्ट का अर्थ कर दिया प्रमातृ भिन्न, प्रमाता के साथ अभिन्न नहीं हुआ, भिन्न है अर्थात आवृत्त है। कौन? पक्ष। पक्ष मतलब साध्य विशिष्ट धर्मी। पक्ष किसको कहते हैं? साध्य विशिष्ट धर्मी को। इस प्रकार का धर्मी असन्निकृष्ट है, प्रमाता से भिन्न है। यस्याम अनुमितो, जिस अनुमिति में, ऐसे अनुमिति को बोलेंगे क्या? असन्निकृष्ट पक्ष का अनुमिति ही, उसकी सप्तमी तस्याम असन्निकृष्ट पक्ष का अनुमितौ। ठीक है जी। हाँ, तो चलिए फिर मूल में असन्निकृष्ट पक्ष का अनुमितौ तू उदाहरण दे दिया आपको। उदाहरण क्या दिया था? पृथ्वी परमाणु गंधवान। यहाँ पर पक्ष कौन है? पृथ्वी परमाणु। तो परमाणु प्रमाता के साथ सन्निकृष्ट हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि परमाणु दिखता ही नहीं आंख से। वृत्ति आंख के द्वारा परमाणु तक जाती ही नहीं है। तो प्रमाता के साथ विषय को जोड़ने वाली जो वृत्ति वो गई ही नहीं परमाणु के साथ। तो यहाँ पर जो पक्ष है परमाणु, वो असन्निकृष्ट है कि सन्निकृष्ट है? असन्निकृष्ट। अतः यहाँ की अनुमिति कैसी हो जाएगी फिर? नहीं, यहाँ की अनुमिति कैसी हो जाएगी? असन्निकृष्ट पक्षक अनुमिति। कैसी अनुमिति है ये? असन्निकृष्ट पक्षक अनुमिति, बरोबर। और पर्वतो वन्यमान, यहाँ की अनुमिति कैसी है? सन्निकृष्ट पक्षक अनुमिति है, बराबर है कि नहीं? सन्निकृष्ट पक्षक अनुमिति। सन्निकृष्ट है पक्ष जिस अनुमिति में, ऐसी वो अनुमिति है। कौन सी? पर्वतो वन्यमान। और पृथ्वी परमाणु गंधवान, यह अनुमिति कैसी है? असन्निकृष्ट पक्षक अनुमिति है। लग गया जी। ऐसी जगह क्या होता है तो बता रहे, असन्निकृष्ट पक्षक अनुमितौ तो सर्वांशेपि ज्ञानम परोक्ष। मेरा पंक्ति क्या लिखा है? सर्वांशेपि, मूल में आया ना। सर्वांशेपि मतलब क्या? तो लिखिए, सर्वांशेपि का अर्थ साध्यांशेपि पक्षांशेपि च। साध्यांशे पक्षांशे च, यह अर्थ है उसका। सर्वांशे अपि, साध्यांशे पक्षांशे च, मतलब साध्यांश में भी और पक्षांश में भी। ज्ञानम परोक्ष, वो अनुमिति ज्ञान कैसा है? परोक्ष ही है। लग गया जी। परोक्ष है, परोक्ष है मतलब अनुमिति रूप है, परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। क्यों प्रत्यक्ष नहीं है? वहां पर पक्षांश में वो ज्ञान प्रत्यक्ष क्यों नहीं है? वहां पर वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद नहीं है। कहां पर? असन्निकृष्ट पक्षक अनुमितो। उदाहरण पृथ्वी परमाणु गंधवान इत्यादि जगह पर
ठीक है ना। पृथ्वी परमाणु गंधवान इस अनुमिति में, ठीक है कि नहीं, पक्ष जो परमाणु वो भी परोक्ष, उसका भी ज्ञान परोक्ष, और गंध इसका भी ज्ञान परोक्ष, सर्वांशे भी परोक्ष मिला। चलिए आगे और उदाहरण दे रहे दूसरा, है कि नहीं, प्रत्यक्ष का उदाहरण, सुरभि चंदनम इत्यादि ज्ञानम अपि चंदन खंडांशे अपरोक्षम सौरभांशे तु परोक्षम। क्यों? सौरभ्यस्य चक्षुरिंद्रिय अयोग्यतया योग्यत्व घटितस्य निरुक्त लक्षणस्य अभावात्। समझ लेंगे। तो रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है ना, और दूर पर एक चंदन की लकड़ी पड़ी थी, काटी हुई चंदन खंड, ठीक है, किंतु ऊपर को उसे देखने से ही पता चला सुरभि चंदन, सुगंध नहीं आया घ्राण इंद्रिय तक, किंतु दूर से ही चक्षु को देख कर ही ज्ञान हुआ क्या, सुरभि चंदन। तो यह ज्ञान भी, इस ज्ञान में भी दो अंश है, चंदन अंश, सुरभि, सुरभि मतलब सुगंधी, सुगंधी चंदन खंड, ऐसा ज्ञान हुआ है कि नहीं। तो यहां पर क्या सुरभि चंदनम, तो जो लकड़ी अंश है चंदन, उस अंश में तो प्रत्यक्ष है, और सुरभि सुगंध अंश में परोक्ष है, या स्मृति रूप है या अनुमिति रूप है, क्योंकि चक्षुर इंद्रिय के द्वारा गंध का प्रत्यक्ष होता नहीं है। लगा जी। चलिए, सुरभि चंदनम इत्यादि, मिला पंक्ति, इत्यादि ज्ञानमपि, इत्यादि ज्ञान भी चंदन खंडांश है, लकड़ी अंश में अपरोक्षम अपरोक्ष है, और सौरभ अंश है, सौरभ सुगंध, सुगंध अंश में तू परोक्ष परोक्ष है। क्यों परोक्ष है भाई सुगंध अंश में वो ज्ञान, कि उसका उस सुगंध के साथ, सुगंध रूप विषय के साथ वृत्ति चैतन्य का अभेद नहीं हुआ है। लग गया जी ना, इसलिए वो परोक्ष है। परोक्ष मतलब कैसा होगा फिर, एक तो स्मृति रूप होगा कि वह अनुमिति रूप होगा, क्योंकि चंदन की लकड़ी को देखकर स्मरण हो गया कि चंदन की लकड़ी जहां रहती वहां उसमें सुगंध रहता है, स्मरण हो गया, क्यों अनुमिति कर लिया, है कि नहीं, ये चंदन खंड है, सुगंध है, चंदन अथवा चंदन होने के कारण, इस प्रकार से। ये जो पंक्ति पढ़ी ना अभी, सुरभि चंदनम इत्यादि ज्ञानम, इत्यादि, इत्यादि पद है कि नहीं, तो आदि से क्या लेंगे, तो आदि से उदाहरण लिखिए एक दो। आदिना, आदिना मतलब आदि पदेन, उष्णम जलम, उष्णम जलम अर्धविराम, मधुरम फलम, मधुरम फलम इत्यादि चाक्षुष प्रत्यक्ष परिग्रह, इत्यादि चाक्षुष प्रत्यक्ष परिग्रह। ठीक है, इत्यादि चाक्षुष प्रत्यक्ष का संग्रह करना है आदिपद से। तो ध्यान दीजिए, समझ लीजिए दूर से जल को देखा, किंतु ज्ञान हो गया क्योंकि उसकी भाप दिखाई दे रही है, तो क्या ज्ञान हुआ, उष्णम जलम। तो यह ज्ञान भी जल अंश में प्रत्यक्ष है और उष्ण अंश में परोक्ष है, क्योंकि चक्षुरेंद्रिय के द्वारा उष्णता नहीं समझ में आती है, त्वग इंद्रिय के द्वारा, और त्वग इंद्रिय का उसके साथ संबंध तो है नहीं है। ठीक है, और दूसरा उदाहरण, फल रखा है, ज्ञान हुआ मधुरम फलम, तो यह ज्ञान भी फलांश में प्रत्यक्ष और मधुर अंश में परोक्ष। ठीक है, चलिए आगे। सुरभि चंदनम इत्यादि ज्ञानमपि चंदन खंडांशे अपरोक्षम सौरवांशे तो परोक्षम। लग गया जी। क्यों सौरवांश में वह ज्ञान परोक्ष है, इसके लिए कारण बता रहे। सौरभ्यस्य चक्षुर इंद्रिय अयोग्यतया, सौरभ मतलब सुगंध, वह चक्षुर इंद्रिय के द्वारा क्या है, अयोग्य है, योग्यता नहीं उसमें, चक्षुर इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होने की योग्यता सुगंध में नहीं है। तो चक्षुर इंद्रिय अयोग्यतया योग्यत्व घटितस्य निरुक्त लक्षणस्य, योग्य पद घटित जो लक्षण है हम लोगों का प्रत्यक्ष का, क्या लक्षण है वो, वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्या भिन्न वर्तमान योग्य विषयावच्छिन्न चैतन्यत्व। तो योग्य पद घटित लक्षण है कि नहीं, वह लक्षण यहां पर नहीं जा रहा है सुरभि अंश में, अतः वह ज्ञान सुगंधी अंश में परोक्ष, प्रत्यक्ष नहीं, वही लिखा है।
चक्षुरिंद्रिय योग्यतया योग्यत्व घटितस्य निरुक्त लक्षणस्य कथित लक्षणस्य, जिसका लक्षण पीछे किया है कि जिसमें योग्य पद भी दिया हुआ है, ऐसा। तो योग्यत्व घटितस्य निरुक्त लक्षणस्य अभावात्, उस लक्षण का सौरभ अंश में अभाव है, अतः वह सौरभ अंश में वह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष ही है। लग गया जी? तो निर्णय क्या हुआ? अनुमिति इत्यादि स्थल में एक अंश में ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, लेकिन कहां पर? जहां पर सन्निकृष्ट पक्षक अनुमिति है। और यदि अनुमिति असन्निकृष्ट पक्षक अनुमिति रहेगी तो सर्वांशेपि ज्ञानम परोक्षम एवं, संपूर्ण अंश में ज्ञान परोक्ष ही रहता है। बात लगी? तो चलिए भाई, हो गया ना। फिर उसके ऊपर, अब उसके ऊपर शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। क्या शंका कर रहा है और उसका भी उत्तर क्या है, उसका विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा